अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टिशियोमेट्री। इसको बेटे स्टिशियोमेट्री भी कहते हैं, स्टिकोमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग में क्या लिखा हुआ है स्टिकोमेट्री इस तरह करके लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने क्या पढ़ना है बेटे, स्टिशियोमेट्री पढ़ना है या स्टिकोमेट्री पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसको समझेंगे कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of quantitative relationships between reactants and products with the help of balanced chemical equation। ये डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपली सी आप लोग को नजर आ रही। तो इसमें हम क्या देखना चाह रहे थे, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बिटवीन क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। किसको यूज करते हुए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश में तो इसको देख लिया, लेकिन अब आप लोग समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या होता है, जिसको उर्दू में हम कह सकते हैं मिकदारी ताल्लुक। मिसाल के तौर पे हमें रिएक्टेंट का मैस दे दिया जाता है, और अगर हम लोग प्रोडक्ट्स का मैस फाइंड करना चाहें तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का सहारा लेते हुए हम प्रोडक्ट्स का मैस क्या कर सकते हैं बेटे, फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उनके बिटवीन मिकदारों का एक ताल्लुक होता है। उस ताल्लुक को यूज करते हुए हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए आप लोग प्रोडक्ट्स की मिकदार को भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोग को रिएक्टेंट्स के मैस का तो पता था, आप प्रोडक्ट्स का मैस फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह अगर आप लोग को रिएक्टेंट्स के मोल्स का पता हो, आप प्रोडक्ट्स के मोल्स फाइंड कर सकते हैं। आप लोग को अगर रिएक्टेंट के वॉल्यूम का पता हो, आप प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम आप लोग फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोग के पास रिएक्टेंट का मैस आप लोग को दिया गया हो, तो आप प्रोडक्ट्स के मोल्स फाइंड कर सकते हैं। रिएक्टेंट्स के मोल्स दिए गए हों, आप प्रोडक्ट्स का मैस फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोग को रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया गया हो, आप प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ये मिकदारी ताल्लुक होता है, मतलब एक चीज की मिकदार हमें मिल गई, हम दूसरी चीज की मिकदार खुद से फाइंड कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम ये कैलकुलेशन करते हैं, इस ताल्लुक को फाइंड करते हैं, उस केमिस्ट्री की ब्रांच को हम क्या कहते हैं, स्टिकोमेट्री कहते हैं, स्टिशियोमेट्री या स्टिकोमेट्री बोलते हैं हम लोग। ठीक है, सिर्फ यहां तक ही नहीं, अगली बात सुनिए। अगर आप लोग को बेटे दो रिएक्टेंट्स दिए जाते हैं और उसके नतीजे में प्रोडक्ट्स भी आप लोग को बता दी जाते हैं कि फलां फलां प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इक्वेशन दे दी जाती, तो आप लोग एक रिएक्टेंट के मुकाबले में जो दूसरा रिएक्टेंट रिएक्ट करता है उसकी मिकदार को भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे दो रिएक्टेंट्स हैं, एक को ए कहते हैं और एक बी। लेट, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, यहां पे फोकस हो रहा है, चलें ओके। इसके नतीजे में हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स। ए का मैस मुझे पता है, ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए मैं बी का मैस भी फाइंड कर सकता हूं। किस ताल्लुक को यूज करते हुए, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को यूज करते हुए। और केमिस्ट्री की इस ब्रांच को क्या कहते हैं बेटे,
ये लफ्ज हमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने किस चैप्टर को, टॉपिक को पढ़ा था, एनालिसिस को, कंबस्टन एनालिसिस में आप लोगों ने पढ़ा था। आपने कहा था कि स्टिकोमेट्रिक अमाउंट्स को आप लोग रखते हैं, साथ में आप लोगों ने इवन दैट के वो जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, ये ग्लास कैलोरीमीटर में है, उसमें भी ये वर्ड आप लोगों ने एक मरतबा पढ़ा था। आप लोगों ने कहा था स्टिकोमेट्रिक अमाउंट्स को हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं बेटे? स्टिकोमेट्री कहते हैं। अब हम लोग जो है इसमें हमने एक बात जिक्र की है, यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लेते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें इंफॉर्मेशन भी देती हैं, भाई रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का आपस में ताल्लुक क्या है, रिएक्टेंट का मैस इतना हो तो प्रोडक्ट्स का मैस कितना हो सकता है, रिएक्टेंट के मोल्स इतने हों तो प्रोडक्ट्स के मोल्स कितने हो सकते हैं आप लोग के पास। तो ये चीजें हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन चंद एक लिमिटेशंस हैं इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, हम वो भी देखते हैं। लेकिन याद रखिए हमारी स्टिकोमेट्री जो है, या आप लोग के पास जो अमाउंट है, ये जो आप लोग के पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, इसमें सबसे बुनियादी हैसियत किसको हासिल है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन को हासिल है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लोग के पास एक पाइवट किरदार अदा करती है, ठीक है। सारा कुछ बेस करता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या हो सकती हैं बेटे? लिमिटेशंस हो सकती हैं। लिमिटेशंस की बात करते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशंस क्या खामियां हो सकती हैं उसमें? एक तो आपको पता है कि वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन देती हैं, जैसे रिएक्टेंट का मैस दिया गया तो हम उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए प्रोडक्ट्स का मैस फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स के मोल्स फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं इन केस ऑफ गैस, ठीक है। लेकिन इसमें खामी भी है। खामियां क्या है? पहली खामी इसकी ये है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन does not tell us about रिएक्शन की कंडीशंस के बारे में हमें प्रॉपर वे से बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं बताती। वो जस्ट नंबर ऑफ मोल्स, या आप लोग के पास एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स और एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स को बैलेंस करती है, ठीक है। हम 2 लगा देते हैं, 3 लगा देते हैं, वो जो आप लोग डिजिट्स लगाते हैं एटम्स की तादाद को बैलेंस करने के लिए, हम ये काम करते हैं। जस्ट हम जो है बाकी कंडीशंस के बारे में वहां पे किसी किस्म का कोई राइट नहीं करते, लिखते नहीं है। ये इसकी पहली आप लोग के पास इसका पहला नक्स आ गया, पहली खराबी आ गई इसमें। अब दूसरी की बात करते हैं। इट डज नॉट टेल अस अबाउट केमिकल रिएक्शन के रेट्स के बारे में नहीं बताती बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कहीं पे लिखा होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर लिखी हुई हो तो आप लोग के पास रिएक्टेंट की 1 मिनट में इतनी मिकदार प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगी, लिखा होता है साथ? नहीं, इक्वेशन के अंदर किसी किस्म का कोई इस तरह का रिटर्न फॉर्म में आप लोग को मिलता नहीं है। तो इसलिए ये रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें बताती नहीं है। तीसरा इसका ड्रॉबैक या लिमिटेशन वही है, बैलेंस केमिकल
equation can be written even for that reaction which cannot take place. मतलब बैलेंस केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन उस रिएक्शन के लिए लिखी जा सकती है जो रिएक्शन हो ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे आप लोग के पास ये रिएक्शन है, मैंने ये इक्वेशन लिख दी, यहां पे एटम्स की तादाद बैलेंस्ड है। कोई आप लोग को मसला नजर आ रहा हो? कोई नहीं नजर आ रहा, लेकिन ये रिएक्शन हो नहीं सकता। ठीक है, ये रिएक्शन आप लोग के पास नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि आप लोग के पास जिंक जो है यहां पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 2 है और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 0, सॉरी 0 पॉजिटिव कह दी। इसी तरह यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 2 है और जिंक की क्या है 0। अब इन दोनों एलिमेंट्स को अगर आप लोग देखें ना, कॉपर और जिंक को, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिंक जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहता है एज कंपेयर टू कॉपर, जबकि कॉपर एज कंपेयर टू जिंक रिड्यूस होना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता होता है। यहां पे इस रिएक्शन में आप लोग देखें, कॉपर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, जिंक को न्यूट्रलाइज कर दिया है। उसकी पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट थी पहले, अब क्या हो गई 0। इसका मतलब है जिंक की क्या हो गई रिडक्शन। पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो पॉजिटिव 2 चार्ज था, इलेक्ट्रॉन की 2 आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन कम थे। अब अगर आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तब जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनती है 0। समझ आई है बच्चों या नहीं? तो इसका मतलब है जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए, हालांकि जिंक का तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिंक तो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, लेकिन उसकी क्या हो रही है यहां पे रिडक्शन हो रही है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब एज कंपेयर टू जिंक, कॉपर आप लोग के पास उसको आप लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखें तो वो आप लोग के पास कम होता है कॉपर का, जिंक की निस्बत जिंक का ज्यादा होता है। इसका मतलब है कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहेगा एज कंपेयर टू जिंक, जिंक के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, देना नहीं चाहेगा, लेकिन यहां पे उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका मतलब है उसके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी आप लोग के पास नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पे जिंक रेड्यूस हो रहा है और कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन असल में होता क्या है, कॉपर रेड्यूस होता है और जिंक ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए ये रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हमने उसकी इक्वेशन खुद से लिख दी है, तो इसका मतलब है ये भी आप लोग के पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन का ड्रॉबैक है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आप लोग उस रिएक्शन के लिए भी राइट कर सकते हैं जो नेचर में हो ही नहीं सकता, जो पॉसिबल भी ना हो। तो ये भी आप लोग के पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या है बेटे डाउबैक है। समझ आई है बच्चों? तो बेस क्या था इस स्टिक्योमेट्री में, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसलिए स्टिक्योमेट्री जो आप लोग के पास केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, ये भी इतनी कोई वसी और इतनी हम कह सकते हैं कि जो है ना ऐसी ब्रांच नहीं है जिसमें किसी किस्म की कोई लिमिटेशन ना हो, क्योंकि वो सारी की सारी बेस करती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर नकायस हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि स्टिक्योमेट्री के अंदर भी क्या है, नकायस हैं। वो भी आप लोग के पास कोई मुकम्मल ब्रांच नहीं है, उसके अंदर भी खराबियां और नक्स हैं आप लोग के पास, वो मुकम्मल नहीं है। अब यहां पे हमने ये बोला है कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। भाई रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का आपस में मिकदारी ताल्लुक हम लोग फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ती हैं, कैलकुलेशंस करना पड़ती हैं। जाहिर बात है रिएक्टेंट्स के मोल्स दिए गए हैं, हम प्रोडक्ट्स के मोल्स फाइंड करेंगे तो किसी किस्म की क्या करेंगे बेटे, कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करते वक्त चंद बातों का ख्याल रखना है आप लोगों ने
बातें क्या है आप लोग के पास, उनको हम कहते हैं बेसिक अजम्पशन ऑफ स्टिक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री की आप लोग के पास बुनियादी मफरूजे हमने फर्ज कर लेनी है, ये सारी की सारी बातें अभी देखते हैं वो कौन कौन सी बातें हमने फर्ज कर ली हैं। बेसिक अजम्पशन क्या है स्टिक्योमेट्री की। पहली बेसिक अजम्पशन है ऑल दी रिएक्टेंट्स, बेटे आप लोग बोले नहीं, आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। सारे के सारे फर्ज कर लेना है हमने, सारे के सारे रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पे किस में कन्वर्ट हो चुके, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके। दूसरा अज्यूम क्या करना है, नो साइड रिएक्शन अकर्स, कोई साइड रिएक्शन नहीं होता। तीसरी बात क्या करनी है, ड्यूरिंग स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास and law of definite proportion are obeyed। मतलब जब आप लोगों ने स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मलहूज़े खातिर रखना है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी आप लोगों ने मलहूज़े खातिर रखना है। इन चीजों को ज़हन में रखते हुए आपने सारी की सारी स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है और सारे के सारे मिकदारी तल्लक बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आप लोगों ने फाइंड करने हैं। तो ये हमारे पास स्टिक्योमेट्री थी जिसमें आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी। इसके बाद आप लोगों ने देखा कि हमारे पास हम मैस मैस रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, मैस मोल्स रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, वेरियस रिलेशनशिप रिएक्टेंट्स के आप लोग के पास मैसेज दिए गए हों तो हम प्रोडक्ट्स के मैसेज फाइंड कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स के मोल्स दिए गए हों तो हम प्रोडक्ट्स के मोल्स फाइंड कर सकते हैं, रिएक्टेंट का मैस दिया गया हो तो हम लोग प्रोडक्ट्स के मोल्स फाइंड कर सकते हैं। मैस मैस रिलेशनशिप जिसको आप कह सकते हैं, मैस मोल रिलेशनशिप, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, मोल मैस रिलेशनशिप, ये सारे के सारे रिलेशनशिप आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो जो लॉज मैंने डिस्कस किए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस जिसमें हम कहते हैं कि मैस को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने मैटर लिया रिएक्टेंट की सूरत में तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे करना है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, तो रिएक्टेंट्स भी आप लोग के पास प्रोडक्ट कंपाउंड्स होते हैं, इसी तरह प्रोडक्ट्स भी आप लोग के पास कंपाउंड होते हैं। तो जब भी कोई कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड्स के अंदर जो एटम्स होते हैं या आप लोग के पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी आपस में एक खास रेशो होती है, एक मिकदारी रेशो होती है, उस रेशो को मलहूज़े खातिर हमने रखना है। ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहलाता है। तो इन दोनों लॉज को भी हमने ओबे करना है और साथ में हमने ये कंसीडर कर लेना है कि आप लोग के पास सारे का सारा रिएक्टेंट जो था वो किस में कन्वर्ट हो चुका, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका। अब अगर हम लोग थोड़ा सा कहें कि अभी थोड़ा सा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ तो हम प्रॉपर वे में कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर हम लोग कहें कि हमारे पास अगला जो आप लोगों ने यहाँ पे अजम्पशन देखा, नो साइड रिएक्शन अकर। साइड रिएक्शन से मुराद ये है कि आप एक रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसा कि आप लोग के पास ये रिएक्शन है, कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है, इसके नतीजे में दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप लोग के पास ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है इसको कहते हैं साइड प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं, साइड प्रोडक्ट। और ये जो रिएक्शन इस सिमत में गया है, साइड को गया है, मेन केस ने साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना दी है, साइड वे। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे साइड
नो साइड रिएक्शन, मतलब साइड रिएक्शन हुआ है। यहां पे आप देखिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, हम कहते हैं साइड वे रिएक्शन हुआ ही नहीं। ये भी एक किस्म की हमारे पास स्टिक्योमेट्री की खामी है। अगर साइड वे रिएक्शन होता तो जाहिर बात है उसमें रिएक्टेंट्स आप लोग के पास क्या होते हैं, खर्च होते हैं या नहीं होते। रिएक्टेंट की एक खास मिकदार आप लोग के पास साइड वे प्रोडक्ट, आप लोग के पास जो साइड प्रोडक्ट बनता है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पे अगर आप लोग देखें तो हमने ये कंसीडर करना है कि हमारे पास कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब ये प्रोडक्ट बना ही नहीं है। तो इस तरह ये मफरूजा आप लोग के पास ये है, नो साइड रिएक्शन, कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ। ये भी हमने अपनी कैलकुलेशन के ड्यूरिंग कंसीडर कर लेना है। हालांकि अगर प्रैक्टिकली हो भी रहा हो फिर भी हमने क्या करना है, कंसीडर करना है कि कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ। तो ये ड्यूरिंग स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन आप लोगों ने चंद एक मफरूजे जो हैं वो कायम कर लेने हैं, उनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। और साथ में आप कौन कौन सी रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं वो मैंने आप लोग को बता दिए। मजीद डिटेल में हम लोग इससे आगे कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं उनके अंदर अच्छे से हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे और हम लोग ये सारे रिलेशनशिप्स क्या करेंगे बेटे, फाइंड करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।